नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में चलिए पहली रिपोर्ट का रुख करते हैं जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। जी हां, लोकसभा चुनाव का रंग पूरी तरह से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है सियासतदानों के साथ ही जनता जनार्दन पर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के कटनी और मंडला में चुनावी जनसभा की तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हिंदुत्व से लेकर आतंकवाद तक हर मुद्दे पर गृह मंत्री ने बेबाकी से कांग्रेस को धोया। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। और वंचित का अगर कोई सोच सकता है, महिला का कोई सोच सकता है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी सोच सकते हैं। ये कोई लोग पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में सत्ता की पिच गरमाई हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बार हुंकार और आज अमित शाह की मंडला और कटनी में गर्जना ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के मंसूबे 7वें आसमान पर ला खड़ा कर दिए हैं। अमित शाह जब मंडला के पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे तो उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते और संपतिया उइके भी मौजूद थी। मंडला की धरती पर अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रदेश के तमाम दिग्गज और पंडाल के नीचे मौजूद हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता। अमित शाह ने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष से की। नवरात्रि के समय राम मंदिर का जिक्र करने से गृह मंत्री कहां चूकने वाले थे। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 55 साल तक कांग्रेस ने राम मंदिर को जानबूझकर अटकाए रखा। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने 5 ही साल में जजमेंट भी लाया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला को प्राण प्रतिष्ठा कर कर अपने मंदिर में विराजित किया। 17 तारीख को रामनवमी है। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, इस 17 तारीख को 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। अमित शाह ने कुछ महीने पहले बनी इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर घमंडिया गठबंधन कहते नजर आए। इस संदर्भ में इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियों को परिवारवाद के विषय पर जमकर घेरा और नरेंद्र मोदी को गरीबों, वंचितों और शोषितों का शुभचिंतक बताया। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है, एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है। और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। ये परिवारवादी गठबंधन, उनका उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र में शरद पवार है, उनका उद्देश्य है अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना। उद्धव ठाकरे का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। तमिलनाडु में स्टालिन का उद्देश्य है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। बंगाल में ममता दीदी का उद्देश्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। और सोनिया जी का उद्देश्य है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना। अमित शाह ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी आकर्षक अंदाज में जनता से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाने की अपील की। देश में ओबीसी समुदाय की सबसे बड़ी आबादी, जिसकी वोट बैंक सत्ता की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में जब अमित शाह कटनी में थे तो जाहिर तौर पर ओबीसी समुदाय के लिए उनके भाषण में एक विशेष हिस्सा था
ओबीसी समुदाय के हित की बात करते हुए अमित शाह ने मौजूदा सरकार द्वारा किए गए तमाम पहलुओं पर बीजेपी सरकार के कामों को गिनवाया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोध पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट हो या मंडल कमीशन का, दोनों दबाकर रखा। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 27 मिनिस्टर ओबीसी है, 37% सांसद ओबीसी है। मोदी जी ने ओबीसी आयोग का गठन किया और इसके साथ साथ मोदी जी ने केंद्र की सभी शैक्षिक संस्थाओं में 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कटनी में आतंकवाद पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछालते हुए कहा कि अब भारत बदल चुका है, जहां आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ऐसे सख्त कदम जब कांग्रेस सत्ता में रहते हुए नहीं उठाती थी। 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार थी। पाकिस्तान से हर रोज आलिया, मालिया, जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, कोई ऊफ नहीं करता था। मोदी जी की सरकार आई, उनको लगा अभी भी कर सकते हैं। उरी और पुलवामा में किया, मगर इस बार नरेंद्र मोदी सरकार थी, कांग्रेस सरकार नहीं थी। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई करने का मामला जोरों पर है। हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत में खूब बयानबाजी देखने को मिली थी। कटनी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 12 लाख करोड़ के घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपियों को चुन चुन कर जेल भेजा जाएगा। चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट के बाद रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां चुनाव से पहले शराब घोटाला मामले में एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई हुई है। एक बार फिर से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीते दिन अनिल टुटेजा पर ईडी ने दूसरी एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर हमने आपको विस्तृत रिपोर्ट दिखाई थी। आज ईओडब्ल्यू और एसीबी ने राज्य भर में घोटाले से जुड़े कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। विस्तार न्यूज पल पल की रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। ऐसे में दिन भर की इस केस से जुड़ी तमाम हलचल पर विस्तार न्यूज ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए A to Z सुबह 6 बजे से लेकर कार्रवाई होने तक क्या कुछ हुआ है इस स्पेशल रिपोर्ट में। जरा अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ में दर्जन भर से ज्यादा जगहों से जब ऐसी तस्वीरें आई तो सूबे की राजनीति में खलबली मच गई। ये खलबली मचाई है ईओडब्ल्यू और एसीबी ने। छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर आज सुबह दोनों एजेंसियों ने कमर कस लिए थे। इरादा साफ था, आरोपियों के ठिकानों पर धावा बोलने का। पूरी तैयारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी पप्पू बंसल और विजय भाटिया के ठिकानों पर एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापा मारा। ईओडब्ल्यू ने छापेमारी के बाद प्रेस रिलीज जारी कर 19 लाख रुपए नगद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आभूषण, बैंकों में करोड़ों निवेश के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद करने की बात कही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और चिरमिरी में एक साथ की गई कार्रवाई की भनक न्यू खुर्शीपार में रहने वाले पप्पू बंसल को शायद पहले लग चुकी थी। तभी तो रात के 9 बजे तक अपने आवास पर मौजूद रहने वाला बघेल का ये करीबी अभी लापता हो चुका है। किसी को कोई खोज खबर नहीं कि पप्पू बंसल आखिर है कहां। लापता पप्पू बंसल के घर ईओडब्ल्यू की टीम ने कार्रवाई करते हुए घर को सील कर बाहर नोटिस चिपका दिया। ये उनका घर है। यहाँ भी आज सुबह ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस घर पर पहुंची थी रेड की कार्रवाई करने, लेकिन घर
पर कोई नहीं होने की वजह से और घर के बाहर ताला लगे होने की वजह से एसीबी की टीम और ईओडब्ल्यू की टीम ने यहाँ पर सीलबंदी की कार्रवाई की है। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये जो सील की कार्रवाई की है ये ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने घर के बाहर जो ताला लगा था उसे सील कर दिया है। इस घर के 2 गेट है, एक गेट उधर भी है, वहाँ भी टीम ने ताले में सील की कार्रवाई की है। इसके अलावा टीम ने यहाँ पे एक नोटिस चस्पा किया है। वहीं जांच एजेंसियों को विजय भाटिया घर पर ही मौजूद मिले। विजय भाटिया को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि सूर्य देवता के दर्शन के साथ साथ उनका सामना सुबह ईओडब्ल्यू और एसीबी से होगा। इस वक्त हम विजय भाटिया के घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यहां पर छापा मारा है और इनके घर में अभी टीम दस्तावेज खंगाल रही है। ऐसा जानकारी मिल रही है कि अंदर खुद विजय भाटिया मौजूद है, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। और विजय भाटिया के में ऐसा बताया जाता है कि विजय भाटिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी व्यक्ति माने जाते थे और लेकिन इस वक्त आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम संयुक्त कार्रवाई करते हुए विजय भाटिया के घर में जाँच कर रही है। वह तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने जांच में क्या पाया और इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के अलावा ईओडब्ल्यू ने बिहार में भी दस्तक दी, जहां से अरुणपति त्रिपाठी की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद त्रिपाठी को बिहार से रायपुर लाया जा रहा है। वही अरुणपति त्रिपाठी, जिसे 2 महीने पहले ही फरवरी में 9 महीने जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अरुणपति त्रिपाठी, जिनका नाम अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के साथ इस घोटाले के मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जाता है। ये तीनों ही शराब घोटाला मामले के सिंडिकेट के मुख्य आरोपी रहे हैं। आपको बता दें, अरुणपति त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं भी दी है। वहीं अनिल टुटेजा की भी छत्तीसगढ़ के प्रशासन में एक नौकरशाह के तौर पर अच्छी पैठ रही है। तीसरा आरोपी अनवर ढेबर पूरे शराब घोटाले का किंग पिन माना जाता है, जिसने बड़ी ही चालाकी के साथ बड़े सुनियोजित तरीके से सरकारी राजस्व को चूना लगाने की भरपूर कोशिश की थी। आपको बताते चलें कि 2 महीने पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने इस केस के संदर्भ में आरोपियों के ठिकानों पर अपनी दस्तक दी थी, जहां बिलासपुर के सरगांव स्थित भाटिया डिस्टिलरी, दुर्ग के कुम्हारी स्थित केडिया डिस्टिलरी, कोटा स्थित वेलकम डिस्टिलरी, रायपुर में अनवर ढेबर, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड समेत रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर गहन जांच की गई थी। ये भाटिया, केडिया और वेलकम उन कंपनियों के नाम हैं जिनकी शराब गैर कानूनी तरीके से CSMCL यानी कि छत्तीसगढ़ में सरकारी शराब की दुकानों में बेची जाती थी, जिससे कमीशन के तौर पर सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों को बड़ा मुनाफा मिलता था। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू को आज बड़ी सफलता मिली है। आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 21 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। इसमें 19 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। इसके साथ ही करोड़ों रुपए के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। ईओडब्ल्यू का ये मानना है कि ये शराब की अवैध कमाई से मिले पैसे से है। आपको बता दें, इस शराब घोटाले में अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के अलावा आईएएस अफसर निरंजन दास, यश टुटेजा, AK त्रिपाठी, विवेक ढांड और तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लाखमा के साथ साथ कुल 70 आरोपियों के नाम शामिल हैं। ऐसे में विस्तार न्यूज आपको जांच एजेंसियों की पल पल की रिपोर्ट विस्तार से दिन भर दिखाता आया है। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले शराब घोटाला मामले ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले आम चुनाव पर इस केस से जुड़े तमाम गतिविधियों का क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है स्पेशल रिपोर्ट में, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दंतेवाड़ा में 200 कांग्रेसियों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और यह दामन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के सामने थामा गया है।
प्रभारी मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे, जो कि मंत्री भी हैं, और दंतेवाड़ा के किरुंदुल में आम सभा करने बीजेपी नेता पहुंचे थे और वहीं ये सब कुछ हुआ। ये तस्वीरें देख लीजिए। 200 कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा है। अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सदस्यता दिलाई है, केदार कश्यप ने सदस्यता दिलाई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मौजूद रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ेंगे, मृगेंद्र पांडे और संजय, लेकिन उससे पहले केदार कश्यप ने 200 कांग्रेसियों के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए। केदार कश्यप जिन्होंने बातचीत की है और कहा है कि लगातार जो भी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिल रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। हमारे सहयोगी संजय सीधा बस्तर से जुड़ गए हैं और मृगेंद्र पांडे स्टेट ब्यूरो जुड़ गए हैं सीधा रायपुर से। सबसे पहले संजय का रुख करेंगे। संजय, 200 लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लिए, कौन कौन है वो बड़े दिग्गज? नितेश, मेरे कपड़े देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि बस्तर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 200 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा है। इसमें 5 बार की सरपंच कोड़ेनार से मीना मंडावी भी हैं और एक महामंत्री तपन दास भी हैं। इनके साथ और 200 लोग हैं जिन्होंने दामन थामा है। अब देखिए ये हो क्या रहा है यहाँ पर। लगातार जब भी कोई बड़ा मंत्री या मुख्यमंत्री बस्तर आते हैं तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इससे एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस कमजोर हो रही है, और ये लगातार हो रहा है। जब पीएम का दौरा था उस वक्त यहाँ हर जगह ये चर्चा थी कि आज कई बड़े कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन देखिए ये माहौल तो तैयार हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में क्यों कांग्रेसी अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव तैयार करने की भी बिल्कुल तैयारी संजय, चल एक रही चीज है। और जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि नाम आपने बताया, तपन दास का भी नाम शामिल है उसमें। बंगु समाज की अच्छी खासी संख्या है बस्तर अंचल में, और जगदलपुर की बात की जाए उस लोकसभा सीट में, तो जरा सा ये समीकरण भी बता दीजिएगा कि बंगु समाज का कितना इम्पैक्ट रहता है और तपन दास जैसे लीडर्स के आने से कितना इम्पैक्ट हो सकता है कि ये कम्युनिटी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, बैलाडीला और खासकर किरंदुल के आसपास के इलाके जो हैं वहाँ एक पूरे की पूरी जो बस्ती है वहाँ बंग समाज बसता है, और ऐसे में ये काफ़ी अच्छा, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये वहाँ पे जो व्यापार है उसमें दखल रखते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह के नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो यकीनन एक बड़ा असर यहाँ पर होता है। अच्छा, इसके अलावा जो कोड़ेनार से जो 5 बार की सरपंच जुड़ी हैं, कोड़ेनार जो क्षेत्र है ये इलाका भी शिक्षित क्षेत्र माना जाता है इन आदिवासी अंचल में। ऐसे में जब वहाँ की 5 बार की सरपंच, एक बड़ा प्रोफाइल होता है, जब वो ज्वाइन करती है अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी, तो उस पूरे क्षेत्र में इस बात का असर होगा। अब देखिए जगदलपुर में जब महापौर सफीरा साहू ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया तो उस वक्त पूरे शहर में जो चर्चा का माहौल था वो सिर्फ यही था कि सफीरा साहू जो महापौर हैं उन्होंने कैसे छोड़ दिया, वो भी तब जब भूपेश बघेल खुद जगदलपुर में थे। उसके अगले दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया उनकी मौजूदगी में। तो देखिए ये इस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है कि जैसे ही यहाँ कोई बड़ा नेता आता है बीजेपी का तो उनके सामने सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ इसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है चुनाव में। ठीक है नितेश, संजय कह रहे हैं नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। क्या नैरेटिव चल रहा है उसके लिए रायपुर चलते हैं, क्योंकि मृगेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र जी, 200 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और किरण सिंह देव उसी अंचल से आते हैं। लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में कई पदाधिकारी कार्यकर्ता जा रहे हैं। क्या माना जाए, इसे कैसे देखा जाए? किरण सिंह देव की सफलता देखी जाए या फिर नैरेटिव बिल्डअप का काम माना जाए या फिर कांग्रेस से नाराजगी मानी जाए? मृगेंद्र, देखिए भाजपा की पूरी स्ट्रेटेजी यही है कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी पार्टी में लाया जाए। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाजपा ने भाजपा प्रवेश समिति बनाई है, जो प्रदेश स्तर पे 3 बड़े नेता हैं इसमें, उसके बाद जिलों में नेता हैं, और इस समिति को विधानसभा स्तर तक पहुंचाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्ट्रेटेजी से भाजपा काम कर रही है और किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाह रही है। अभी राजनाथ सिंह की सभा होनी है, केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह,
और 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की सभा हुई है। इन सभाओं के पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस से जुड़े नेता जो लंबे समय से रहे, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने कांग्रेसी, उनको पार्टी में लाया जा रहा है। तो एक तरह से बस्तर की सीट इसलिए भी खासी मायने है कि इस जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भाजपा को हार मिली थी बस्तर से, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अभी सांसद हैं। हालांकि टिकट जो है कवासी लखमा को मिली है जो भूपेश सरकार में मंत्री थे। तो आप समझिए कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में कांग्रेसियों का भाजपा प्रवेश कराना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में है, और इसे स्थानीय नेतृत्व और किरण देव और उन समितियों का भी बहुत खासा योगदान है इसमें। जी ठीक है मृगेंद्र, बिल्कुल सही आपने कहा। आखिरी सवाल पूछूंगा संजय से। संजय, जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष भी बस्तर अंचल से आते हैं उसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष भी उसी अंचल से हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी साख पर भी डेंट लग रहा है क्योंकि रोक नहीं पा रहे हैं और कांग्रेसी लगातार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बस्तर से बने हैं। ये इतिहास से पहली बार हुआ है। तो ऐसे में दोनों ही अध्यक्ष ये चाहते हैं कि इस चुनाव में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएं, लेकिन देखिए दीपक बैज कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे होते नजर आ रहे हैं। अव्वल पहले तो उन्हें टिकट नहीं मिली, ठीक है, इसके बाद लेकिन जब वो इस क्षेत्र के हैं इसके बावजूद कांग्रेसी लगातार छोड़ रहे हैं, जबकि जो जिलाध्यक्ष है उनका बस जगदलपुर शहर का सुशील मौर्य, ये उनका आदमी माना जाता है, उन्होंने बनवाया उसे, यंग है, और ऐसे में उन्हीं से नाराजगी है। महापौर ने जब कांग्रेस छोड़ी तो ये साफ कहा कि जो जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्ष जो है सुशील मौर्य, उनसे नाराजगी है, इसलिए वो जो है वो छोड़ रहे हैं पार्टी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व पे सवाल तो उठता ही है कि उनके नेतृत्व के बावजूद क्यों इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी पार्टी छोड़ बीजेपी के दामन थाम रहे हैं। इसके अलावा नीतीश इस बात पे भी गौर करना चाहिए हमें कि आज जब वहाँ किरंदुल में जब पहुँचे हुए थे, दंतेवाड़ा क्षेत्र जो है, ये दंतेवाड़ा क्षेत्र कर्मा परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है, और इस इलाके में ये बहुत ज़रूरी हो गया था बीजेपी के लिए कि वो इस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये साफ टारगेट दिया गया है। अंदरूनी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि लोकसभा सीट जीतनी है, उन्होंने ये कहा है कि हमको विधायकों से कहा है कि आपकी विधानसभा सीट जीतनी है हमें। तो ऐसे में चैतराम अटामी जो विधायक हैं इस वक्त दंतेवाड़ा से, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज था कि वहां पर ये माहौल तैयार किया जाए कि वहां बीजेपी एज पे है, बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बना रही है। ठीक है संजय जी और मृगेंद्र जी, आप दोनों जुड़े, आप दोनों ने विश्लेषण दिया, जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर है जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था जहां बारिश में गेहूं भीग रहा था। इस मामले पर कार्रवाई हुई है। सहकारिता उपायुक्त छविकांत बाघमारे ने नोटिस जारी किया है। सहकारिता उपायुक्त छविकांत बाघमारे ने यह नोटिस जारी किया है। कोडिया गांव के समिति प्रबंधक से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर निलंबन के निर्देश भी दिए गए हैं। बुधवार को बारिश में खुले में पड़ा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया था और विस्तार न्यूज ने आप तक ये बात पहुंचाई थी कि कैसे प्रशासन टैक्स की जनता के पैसों पर घालमेल कर रहा है, कैसे प्रबंधन के लिए जब पैसा दिया जाता है उसके बाद भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं होती हैं। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है और कोडिया गांव की समिति प्रबंधक से जवाब मांगा गया है। छविकांत बाघमरे जो कि सहकारिता उपायुक्त हैं, इन्होंने नोटिस जारी किया है और सैकड़ों क्विंटल जो गेहूं भीगा था वहां समिति प्रबंधक से कहा है कि संतोषजनक जवाब दीजिए, अन्यथा आपको निलंबित कर दिया जाएगा। विवेक पांडे की ये शानदार रिपोर्ट कल हमने आपको दिखाई थी। विवेक ने मुस्तैदी से वहां पर खड़े होकर पूरा जो लापरवाही हो रही थी उसका भंडा फोड़ किया है। विवेक, विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है और समिति प्रबंधक से जवाब मांगा गया है।
देखिए, समिति प्रबंधक मोहन सेन है, उनसे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है और ये कहा गया है कि अगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि कल जब हम मौके पे मौजूद थे तो किसानों ने खुलकर अपनी समस्या बताई और ये पूरी बात जो किसानों की समस्या थी, किसानों के जो दर्द था, किसानों का जो दर्द था वो सरकार तक पहुंचा। सरकार ने एक्शन लिया। आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालय के डायरेक्टर आयुक्त रवीन सिंह ने ये तमाम निर्देश दिए और पूरे प्रदेश भर में व्यवस्था करने के लिए कहा है। लेकिन सबसे एक दिलचस्प बात है कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में एक बात निकल के सामने आई कि अकेले मुगालिया छाप में कोडिया गांव के अंदर जो समिति बनी थी, समिति के जो लोग थे जो वहां पे खरीदी प्रक्रिया करा रहे थे, समर्थन मूल्य पे किसानों की फसलें खरीदी गई, करीब 350 कुंटल गेहूं खराब हुआ है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है इस जांच में और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है और ये कहा गया है कि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई जवाबदेही नहीं तय कर पाते या जवाब नहीं देते तो एक्शन लिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि विस्तार न्यूज मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर किसानों की तमाम सारी समस्याओं को बताया था और ये दिखाया था कि किस तरीके से लापरवाही चल रही है और सरकारी सिस्टम में जो भांग घुली थी, अब सरकार उस सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी हुई है और जो बेखौफ होकर अपने मदमस्त होकर सो रहे थे अफसर, उनको जगा दिया गया है। तो यही एक सबसे बड़ी बात है कि विस्तार न्यूज की एक सबसे बड़ी पहल को सरकार ने सराहना की और ये देखा बाकायदा कि आखिर कमी कहां पे पाई गई है और इस कमी को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है और ये कहा गया है कि प्रदेश भर में कहीं पर भी समर्थन मूल्य पे जो खरीदी हो रही है उसके रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जाए। नीतीश, बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने। 10 दिन मात्र हुए हैं हमें ऑन एयर हुए, जनता के बीच सीधा टीवी तक पहुंचते हुए, लेकिन इन 10 दिनों में हमने पूरी तरीके से उनकी बात रखी है। जनता जनार्दन के जो भी उनके मुद्दे हैं उनके हम लगातार सामने रख रहे हैं और प्रशासन जहां भी नींद में सोया हुआ है वहां विस्तार न्यूज पहुंच जाता है। हमारे 100+ सहकर्मी लगातार लगे हुए हैं। विवेक, ये तो हुई कार्रवाई की बात, नोटिस की बात, जवाब तलब करने की बात, लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि यहां नोटिस तक ही मुद्दा खत्म नहीं होना चाहिए। क्या प्रबंधन किया गया है, क्या फौरी तौर पर सुविधाएं दी गई हैं और क्या कार्रवाई की गई है कि आगे इस तरह से वहां पर ना हो? तिरपाल पहुंची, गोदाम में खरीदी शुरू हुई, ये सब हुआ है क्या विवेक? नीतीश, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि कल विस्तार न्यूज ने ग्राउंड जीरो पे जाकर रात को जिस वक्त बारिश हो रही थी और बारिश में गेहूं की फसल पूरी तरीके से खराब हो गई और जो खुले में अनाज रखा था वो पूरी तरीके से भीग गया। इसमें तमाम सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी सरकार ने तय की और देर रात ही अफसरों को ये निर्देश दिए कि सुबह जाके मौका मुआयना किया जाए और विस्तार न्यूज की टीम सुबह वापस गई और वहाँ के जो प्रबंधक थे उनसे तमाम सारे जरूरी सवालात किए और इस सवाल के दौरान ये भी पूछा कि क्या अफसर नींद से जाग गए हैं। तो ये तस्दीक करने से पीछे नहीं हटे मैनेजर, जो सहकारी समिति के मैनेजर थे, वो ये कह रहे थे कि सुबह ही जो कॉरपोरेशन के एमडी हैं वो मौके पर पहुंचे, यानी कि उस गांव में पहुंचे जहां पे 350 क्विंटल गेहूं किसानों का खराब हुआ और खरीदी करने के बाद। तो ये सरकारी नुकसान की श्रेणी में आता है और इसकी लापरवाही जिस अफसर की होगी जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दूं कि विस्तार न्यूज ने उन तमाम सोए हुए अफसरों को जगाया, उनकी बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने कि विस्तार न्यूज ने उन अफसरों को जगाया, उन लाल फीता शाहों को जगाया कि जो सिर्फ फाइल में फीता डालकर, फंदा डालकर बैठ गए हैं और भूल गए हैं कि जनता जनार्दन, अन्नदाता एक एक दाने के लिए किस तरह से मोहताज होता है। लेकिन विस्तार न्यूज अब आ गया है। जनता जनार्दन की आवाज जहां भी आएगी, जहां भी उसको दबाया जाएगा, गला घोटा जाएगा, विस्तार न्यूज का माइक उधर पहुंचेगा, कैमरा पहुंचेगा और इसी तरह से हम आवाज उठाएंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, इस खबर को हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए और बड़ा संदेश देने के लिए कि जनता जनार्दन जिंदाबाद है और आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज आ गया है, इसलिए जनता की आवाज दब नहीं पाएगी। तो यह था खबर का असर। छविकांत बागमैरे ने नोटिस जारी किया है और कोडिया गांव के समिति प्रबंधक से जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर निलंबन की भी कार्रवाई होगी। विस्तार न्यूज तब तक इस खबर को चेज करेगा, आपको दिखाएगा जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ जो बारिश हुई है, ओले गिरे हैं उसकी। जी हां, बारिश और ओले गिरने से काफी नुकसान हुआ है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई और आज बारिश और ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। कई जगहों पर हवा भी चली है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, इसलिए इस रिपोर्ट को देख लीजिए अच्छे तरीके से और जहां आप रहते हैं सतर्क हो जाइए। आपकी फसलें बाहर हैं तो उनको लेकर भी प्रबंधन कर लीजिए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बारिश और ओलों का दौर जारी है। 15 अप्रैल तक राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। बुधवार को भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। आगर, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, नर्मदापुरम के पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, सिवनी में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, तो ओले गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। बात पिछले 24 घंटे की करें तो प्रदेश के 23 जिलों के कुल 74 कस्बों में बारिश दर्ज की गई है। सिवनी के केवलारी में सबसे ज़्यादा 32 मिलीमीटर यानी 1.25 इंच बारिश हुई। वहीं छिंदवाड़ा के हर्रई, देवास के खातेगांव में भी 1 इंच से ज़्यादा पानी गिरा। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। यानी बारिश के साथ कहीं राहत तो कहीं आफत बरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद बारिश का दौर शुरू हुआ है। कुछ समय से किसान बारिश ना होने से परेशान थे, लेकिन अब बारिश हो जाना आम लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। कई जगहों पर जलभराव हो रहा है तो वहीं कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। चलिए जानते हैं इस बदलते मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों मौसम ने अपना मिजाज पूरे तरीके से बदल लिया है। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में कहीं बारिश हो रही, कहीं आंधी की तेज लहर चल रही, कहीं बिजली कड़क रही, तो कहीं ओले किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। राजधानी भोपाल में बारिश से खराब हुए गेहूं को प्रशासन सुखाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। भोपाल में कोडिया सोसाइटी में तुलाई के लिए रखा गेहूं भीग गया है। तुलाई केंद्र के पास वेयर हाउस होने के बाद भी खुले में अनाज तौला जा रहा, और वजह ये कि वेयर हाउस को अफसरों ने अब तक स्टोरेज की परमिशन नहीं दी, जिस कारण किसानों का गेहूं बारिश में भीगता रहा। तो वहीं भोपाल से 40 किलोमीटर दूर बैरसिया में भी कई जगह उपार्जन केंद्रों पर खुले में पड़ा सैकड़ों कुंटल गेहूं भीग गया। कुछ तुलाई केंद्रों पर तिरपाल डाल पानी से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन भीगते गेहूं को बचाया न जा सका। इन फसलों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें सजोने की पहले से व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते एक किसान जो साल भर इस अनाज के पकने का इंतजार करता है और इन्हें सजो कर रखता है, लेकिन मौसम की मार ने एक झटके में ही इन पर पानी फेर दिया। इस मौसम का कहर नरसिंहपुर में भी दिखा, जहां तेज हवा और बारिश ने जमकर कहर बरसाया। इस बेमौसम की बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर सी खींच दी है। कुछ किसान तो ऐसे हैं कि जिनकी फसल घर तक भी नहीं पहुंची। फसल कटने के बाद खेतों में ही पड़ी रही और बारिश की मार सहती रही। सरकार का उत्तरदायित्व है, किसी स्थिति में, किसी जिले में, किसी किसान का कोई फसल का, जनहानि का, पशु हानि का किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसको गंभीर रहेगी, उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूं रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है उसको कवर्ड में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और जिस प्रकार का वैसे भी आपकी जानकारी है 80% के अगर पहले तो कवर्ड में है, लेकिन जो ओपन में है उसको भी हमने उनको सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा में जो हमारे किसान का नुकसान हो रहा है उसका हमने हमारे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं समस्त मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को तो वो तुरंत उसका आकलन करें, उसका सर्वे कराएं और सर्वे के आधार पर जो हमारे किसान का नुकसान हुआ है उस किसान के नुकसान की भरपाई हमारी सरकार करेगी। डॉक्टर मोहन यादव, कब तक सर्वे हो जाएगा, कब तक खातों में किसानों को कितना दिन लगेगा? जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। समय सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि सर्वे है
बड़ा बारीकी का काम है। यहाँ जो नुकसान हमारे किसान का हुआ है, सर्वे के आधार पर उसको मुआवजा दिया। बीमा फसल को भी लेके लगातार जैसे शिकायत आती है, तो उसके बीमा नहीं मिल रहा है, तो उसको भी लेके क्या कुछ नहीं, जहाँ जहाँ जिन जिन किसानों ने हमारे ने बीमा कराया है और वो बीमा फसल का उनको मुआवजा मिलेगा, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं। प्रदेश में बदलता मौसम लगातार अपना कहर बरसा रहा है। सरकार ने भी इस मौसम की मार को समझा और किसानों की तकलीफों को कम करने के लिए मुआवजे की बात कही, लेकिन पिछले 5 दिनों से खराब मौसम किसान और आमजन की सिकंजे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बलौदाबाजार समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश आंधी हुई है और गर्मी से तो निजात मिल गई है, लेकिन किसानों के लिए बारिश आफत बन गई है। बलौदाबाजार जिले में बारिश और बिगड़ते मौसम से व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारी बारिश से सब्जियों और केले की फसलें बर्बाद हुई हैं। फसल खराब होने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार जताए हैं, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। तो बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और देखिए बर्बाद फसलें, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। बहरहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब फटाफट अंदाज में सभी खबरें देखते हैं। उत्तराखंड के चुनावी रण में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने मां गंगा के अस्तित्व पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जरूरी। शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी। मंडला में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, घमंडिया गठबंधन चाहते हैं उनके बेटा और बेटी को आगे बढ़ाएं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी जनसभा में रहे मौजूद। मंडला से बोले अमित शाह, रामलला अब टेंट में नहीं मनाएंगे बर्थडे, भव्य मंदिर में मनेगी रामनवमी। हरियाणा में स्कूल बस पलटी, 8 बच्चों की मौत, 15 से ज्यादा घायल, नशे में था ड्राइवर, फिटनेस भी एक्सपायर, स्कूल में नहीं थी ईद की छुट्टी। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। दिल्ली के ईदगाह में ईद की नमाज की गई अदा। चुनावी दौरों में व्यस्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में चखा रबड़ी का स्वाद। सीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, लिखा उज्जैन की रबड़ी यानी जीवन का मिठास अपार। विदिशा में पूर्व सीएम और बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान का दिखा अलग अंदाज। उन्होंने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पी चाय। इस दौरान उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग। कटनी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व महापौर विजेंद्र मिश्रा समेत कई नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। बरही में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। इधर गरियाबंद के गुरजी भाटा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। चुनावी सभा को किया संबोधित। विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सत्ता जाने के बाद कांग्रेस नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने से किया मना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कसा तंज। कहा, इससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जो बातें कही वही कही हैं। नक्सलियों पर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव, नक्सली मुख्यधारा में आकर जुड़े, बस्तर आगे बढ़े, इसी दिशा में सरकार काम कर रही है। नक्सलियों को सरकार से मिलकर बस्तर के विकास पर करना चाहिए फोकस। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर एक्शन में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर समेत 20 से 22 जगहों पर एक साथ की गई छापामार कार्रवाई। घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला गया और तमाम जो जानकारी है ईओडब्ल्यू ने की शेयर। बलरामपुर में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने किया आंदोलन। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों पर मिली भगत का लगाया आरोप। लोगों ने की कार्यपालन अभियंता को हटाने की मांग। बलरामपुर में नकली फेविक्विक और सिगरेट बेचने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई। मुंबई की आईपी लीगल टीम ने दुकान पर मारा छापा। लाखों रुपए का नकली फेविक्विक और इंडोनेशिया की सिगरेट हुई जब्त।
राजनांदगांव के डोगर गांव में युवक ने ली 9 दिन की समाधि। नवरात्रि में देवी आराधना के लिए युवक ने 9 दिन की समाधि ली है। युवक को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। और पेंड्रा में भालुओं का आतंक लगातार जारी। 3 भालुओं ने एक व्यक्ति पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलेन सूरज मेहर की हुई मौत। फिल्म शूटिंग से लौट रहे थे सूरज मेहर की गाड़ी को पिकअप वाहन ने मारी थी टक्कर। शिवपुरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान पकड़े 15 लाख रुपए। पैसों की जानकारी नहीं देने पर आयकर विभाग ने जब्त किए रुपए। रायपुर में आबकारी मामले में 21 जगहों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। लगातार विस्तार न्यूज दिखा रहा है खबर। 19 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, पेन ड्राइव, बैंक स्टेटमेंट जब्त। ईओडब्ल्यू ने प्रेस नोट जारी कर दी सभी जानकारी। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला जारी। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। रायपुर में लोगों को गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। तो स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए, सभी अपडेट्स के लिए और जो भी आपकी खबरें हैं उन्हें देखने के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। सोशल मीडिया पे भी देखते रहिए विस्तार न्यूज। दीजिए इजाजत।